हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक विच इज़ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो जो एजुकेशन था वो ब्रिटिश एरा में डेवलपमेंट होने लग गया था। यहाँ पे कुछ इंग्लिश के थीम पर एजुकेशन स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कलकत्ता का मदरसा, जो कि वॉरेन हेस्टिंग ने इस्टेब्लिश किया था। कलकत्ता में मदरसा ये 1780 के आसपास स्टार्ट हुआ था। इसमें मुस्लिम लॉज या इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। जो पहले चीफ थे या नाजिम थे इस मदरसा थे वो थे मुल्ला मजदुद्दीन। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। बंगाल में पहला मदरसा कब खुला था और उसके पहले चीफ कौन थे। उसके बाद फ़ारसी, अरेबिक, मुस्लिम लॉज ये सब मदरसा में पढ़ाए जाते थे। और जो इसके ग्रेजुएट होते थे वो ब्रिटिश जो थे वो उनको अपने असिस्टेंट के फॉर्म में या वर्कर के फॉर्म में या इंटरप्रेटर के फॉर्म में रखते थे, क्योंकि ब्रिटिश के लॉज रूल्स इनको बताया करते थे। मतलब मुस्लिम्स के लॉज रूल्स बताया करते थे ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट है संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1791 में बाय जोनाथन डंकन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, जोनाथन डंकन। ये बनारस के रहने वाले थे, मतलब है तो ब्रिटिशर्स बट बेसिकली ये बनारस में रेजिडेंट थे वहाँ के। ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। हिंदू लॉ, फ़िलॉसफ़ी, लिटरेचर ये सब की पढ़ाई जो थी वो संस्कृत कॉलेज में हुआ करती थी उस टाइम पे। फिर माइकल मधुसूदन दत्त, ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है। इनको ग्रांट की गई थी मेंबरशिप ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इन पेरिस। तो ये हमने पढ़ा था। एशियाटिक सोसाइटी जो है वो इंडिया में भी खोली गई थी, बट यहाँ पे बात हो रही है पेरिस की। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस, यहाँ पे इनको माइकल मधुसूदन दत्त को मेंबरशिप दी गई थी। तो 1778 में इन्होंने कुछ संस्कृत ग्रामर्स जो थी वो भी पब्लिश की थी। फिर सर विलियम जोन्स आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट नाम है। सर विलियम जोन्स जो थे इनको अपॉइंट किया गया था जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। ये वॉरेन हेस्टिंग के ड्यूरेशन था उस टाइम पे। और ये जो सर विलियम जोन्स हैं ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद 1784 में आगे चल के इन्होंने यहाँ पे इंडिया में एशियाटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश किया था और पहले चेयरमैन बने थे एशियाटिक सोसाइटी। तो पहले इसके जो चेयरमैन थे ये वॉरेन हेस्टिंग बनने वाले थे, बट इन्होंने मना कर दिया था, हम्बल तरीके से मना कर दिया था। और सर विलियम जोन्स जो कि खुद भी बहुत एजुकेटेड पर्सन थे, उनको कहा कि आपने ये सोसाइटी बनाई है और आप ही इसके पहले चेयरमैन होने चाहिए। ठीक है, और इस सोसाइटी में एशियाटिक रिसर्चेस पे बेस्ड मैगजीन्स भी आती थी जो इंडिया के पास्ट के बारे में बताती थी। लेटर ऑन इन्होंने कालिदास की एक नॉवल थी अभिज्ञान शकुंतलम, तो शकुंतला पे बेस्ड ये एक बुक थी। इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में 1789 के आसपास। ठीक है, देन उसके बाद एजुकेशन डेवलपमेंट इंडिया में किस लेवल का था और कैसे इसको और बेहतर बना सकते थे जिससे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना ज़्यादा अच्छे से रूल कर सके इंडिया में। ये जितनी भी चीज़ें जो इंडियंस को इंग्लिश सिखाई जा रही थी या एजुकेट किया जा रहा था, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनका रूल जो था वो और मजबूत हो जाए, और उन्हें चाहिए थे कि उनके पास कुछ वर्कर्स आ जाएं जो इंग्लिश समझते हों, ट्रांसलेट करते हों और इंस्ट्रक्ट करते हों बाकी लोगों के लिए। तो एजुकेशन इसलिए प्रोवाइड की जाई थी। तो 1854 में एक कमीशन बना जो कि एजुकेशन डेवलपमेंट को देखता था उस टाइम पे। और 1882 में इस जो कमेटी थी उन्होंने काम करना शुरू किया था। ये देखते थे कि एजुकेशन का डेवलपमेंट कितना हुआ है आफ्टर 1854 या 57 के, जब क्वीन का रूल आ गया उस टाइम पे। तो यहाँ पे W हंटर हैं, तो इन्होंने एक हंटर कमीशन स्टार्ट किया था। यहाँ पे एक हंटर कमीशन दिया हुआ है। हंटर कमीशन एक और फॉर्म हुआ था, वो जलियांवाला जो बाग का केस हुआ था वो हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये हंटर कमीशन, और ऐसे अगर क्वेश्चन में कहीं और हंटर कमीशन आता है तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगी। यहाँ पे याद रखिए 1882 में एक हंटर कमीशन आया था। दिस इज़ रिलेटेड टू द एजुकेशन रिफॉर्म्स, इसलिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो इस कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दिया तो इन्होंने कहा कि इंडिया में
कुछ ज़रूरत है प्राइमरी एजुकेशन की, बिकॉज़ यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं स्टार्टिंग में अगर उनको लिखना और पढ़ना नहीं आएगा तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि लिखना और पढ़ना सिखाइए। साथ ही जो और बड़े लोग हो गए हैं उनको भी कुछ लिखना पढ़ना, साक्षरता ज़ीरो थी या थोड़ी काफ़ी कम थी उस टाइम पे परसेंटेज, तो वहाँ पे वो प्राइमरी एजुकेशन पे इन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस किया। उसके बाद एक 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, ये नेशनल एजुकेशन सेक्टर में पहला मील का पत्थर था। फिर उसके बाद 1905 में ही एक ऑर्गेनाइज़ किया गया सेशन कलकत्ता में और डिसीजन लिया गया कि एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCE ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये किस लिए किया जाएगा? टू प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटेड टू साइंस, नेशनल लिटरेचर और टेक्नोलॉजी। और 1906 15 अगस्त के दिन सदगुरु दास बनर्जी ने नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की थी। तो ये डेट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, एक्चुअली ये पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। सदगुरु दास बनर्जी, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था नेशनल एजुकेशन काउंसिल। नाउ 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें भी ये कहा गया था, ये इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे कि कौन से चार्टर एक्ट में एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए तक स्पेंड करने के लिए कहा गया था। तो वहाँ पे ये 1 लाख रुपये जो दिया गया था, बजट दिया गया था एजुकेशन पे, इंडियंस को एजुकेट करने के लिए, ताकि उनकी रूलिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। फिर सैडलर कमेटी भी है, सैडलर कमीशन, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो ये 1 लाख रुपीज़ दिए गए थे ये इंग्लिश एजुकेशन के लिए दिए गए थे और इंडिया में मिशनरीज़ को भेजा गया था ताकि आप इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन की तरफ प्रेरित कर सकें। कुछ अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो आप क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट करिए। इस तरह का ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था। फिर सैडलर कमेटी भी एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें सैडलर थे, ठीक है, MI सैडलर, उसके बाद इंडियंस थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन। तो ये 2 इंडियन मेंबर्स थे जो कि इस कमीशन का पार्ट थे। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट सबमिट जिसमें ये कहा गया कि अब हमें प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस नहीं करना है, अब हमें हायर लेवल यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करना होगा। तो यहाँ पे ये जो सैडलर कमेटी थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है मैकाले की जो स्टडी की पद्धति है वो आज भी इसका नाम काफ़ी जगह लिया जाता है। तो यही है, एक्चुअली इन्होंने ही इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था इंडिया में। तो विलियम बेंटिक ने अपॉइंट किया मैकाले को एज अ हेड ऑफ पब्लिक एजुकेशन कमेटी और इन्होंने ये बताया कि मीडियम क्या होना चाहिए लैंग्वेज का, जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम होगा उसका मीडियम क्या होना चाहिए। तो एक डिस्प्यूट चल रहा था रिगार्डिंग मीडियम ऑफ लैंग्वेज, तो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम किस लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो मैकाले ने इसको बताया कि आप इंग्लिश में करिए एज अ लैंग्वेज ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो ऑल्सो यहाँ पे एक थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन आई। इस थ्योरी में ये था कि कई लेवल्स में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया। तो एक रिच सेक्शन होता था, उसके बाद नीचे लोअर सेक्शन आते थे। तो ये कहा गया कि आप रिच सेक्शन जो है उसको एजुकेट करना शुरू करिए, नीचे के सेक्शंस की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने से ही हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हो जाएगा। और इंटेलेक्चुअल लोग जो थे वो भी माने जाते थे कि ये जो रिच लोग होंगे या फिर इंटेलिजेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होगी, बस आप इन्हीं को इंग्लिश में एजुकेशन दे दीजिए, बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये लोग जो होंगे वो लोअर लेवल के काम जैसे फार्मिंग और भी जितने भी ऐसे काम जिसमें डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आना था वो लोग ये काम करते रहते थे। तो यहाँ पे ये थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन दिया गया। इसमें ये कहा गया कि पहले एजुकेशन जो है वो हायर सेक्शन को दी जाएगी और लेटर ऑन धीरे धीरे जब ये हायर सेक्शन
एक लेवल में इंटेलिजेंट हो जाएगा तो ये अपने आप अपने जो है नौकरों को पढ़ाने लगेगा, लोअर सेक्शन में पढ़ाने लगेगा, तो इसलिए इनका काम जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की जो सीड थी इंडिया में वो रखी थी लॉर्ड मैकाले मिनट 1835। तो मैकाले मिनट की थ्योरी आई थी 1835 में दी गई थी। ठीक है, और ये अपने एजुकेशन सिस्टम को लेके काफ़ी रिजिड थे। इनको लगता था कि यूरोपियन एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, तो ये कहते थे कि जितने पूरा लिटरेचर अगर देखा जाए इंडिया का या अरब का, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम रूल था, तो ये कहते थे कि इंडिया का लिटरेचर हुआ या अरब का लिटरेचर हुआ, हमारे एक यूरोपियन लाइब्रेरी जो होती है, एक सिंगल शेल्फ, एक सिंगल अलमारी जो है हमारी यूरोपियन लाइब्रेरी की, वो इनसे काफ़ी बेहतर है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने प्रपोजल दिया था कि इंग्लिश में एजुकेशन होनी चाहिए, ये विलियम बेंटिक ने एक्सेप्ट कर लिया था 1835 में, और इंग्लिश जो था वो ऑफिशियल मीडियम बन गया इंडियन एजुकेशन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया था ये कंसीडर किया जाता है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854। इसको कंसीडर किया जाता है मैग्ना कार्टा, मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये चार्ल्स वुड्स डिस्पैच जो था ये पहला कम्प्रीहेंसिव प्लान था टू स्प्रेड द एजुकेशन इन इंडिया। इसमें ये कहा गया कि 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएगी, एक कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में। तो 3 इम्पॉर्टेंट जगह हैं, 3 मेन सेंटर्स हैं, तो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के पैटर्न में। और ये पहली वुमेन यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश हुई थी, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ये बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसके जो एफ़र्ट्स इसमें किया थे ये किया था डीके कार्वे ने। तो कार्वे जो थे ये एक सोशल वर्कर थे और रिफॉर्मर थे। इन्होंने 1896 में एक विडो शेल्टर होम्स, विधवा लोगों के लिए आश्रय घर बनाए थे पूना में, और इन्होंने खुद शादी की थी एक ब्राह्मण विडो से। तो ये दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट विडो शेल्टर होम्स बनवाए, सोशल वर्कर हैं, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी है, तो डीके कार्वे के बारे में ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद 1958 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। जो न्यू इंग्लिश स्कूल है ये स्टार्ट किया गया था वीके चिपलूंकर, तिलक और जीजी अगरकर। ये 1880 में ये शुरू किया गया था पुणे में। लेटर ऑन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो थी ये भी इस्टेब्लिश की गई थी। इसमें भी कुछ कुछ नाम है, जैसे चिपलूंकर हैं, वीके चिपलूंकर, बीजी तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक और एमबी जोशी। ठीक है, ये मेन फाउंडर हो जाएंगे सोसाइटी के। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू एजुकेशन स्कूल में ये लोग थे और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में ये लोग थे। ये दोनों नाम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट राजा राम मोहन रॉय, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ये अर्लीस्ट प्रोपोगेटर थे मॉडर्न एजुकेशन के इंडिया में, और इन्होंने भी काम किया था, जैसे कि इन्होंने एक हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया था 1817 में अलॉन्ग विद डेविड हर्रे और अलेक्जेंडर डफ। फिर एक मयो कॉलेज था, मयो कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था अजमेर में 1875 में। और अलीगढ़ में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो थी वो उस टाइम उसका नाम हुआ करता था मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी 1875 में। दिल्ली कॉलेज बनाया गया था 1824 में। फिर जो मदन मोहन मालवीय हुआ करते थे, इन्होंने ये एडवोकेट किया कि इन्होंने ये अपनी बात रखी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में रिलीजियस टीचिंग्स भी होनी चाहिए, इन्हें अपने धर्म के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि 1916 में, मतलब काफ़ी बाद में, 1960s के आसपास इन्होंने इस्टेब्लिश किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और ये BHU के चांसलर रहे हैं 1919 से 1938 तक। और इन्होंने कई सारी मैगज़ीन्स जो थी वो भी पब्लिश करवाई है, कुछ इंग्लिश में करवाई है, कुछ हिंदी में करवाई है, जैसे कि हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा, किसान।
तो इस तरह की ये मैगज़ीन्स जो होती हैं ये किससे रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है। तो हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा, किसान, ये सब मदन मोहन मालवीय से रिलेटेड है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो पहला जो मदरसा था वो बनाया गया था कलकत्ता में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। ये 1780 में बनाया गया था, 1780 में पहला मदरसा बनाया गया था। इसके जो पहले हेड थे, फर्स्ट हेड, वो थे मुल्ला मुजुद्दीन। नेक्स्ट इज द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी वो 1784 में हुई थी। और इसके थोड़ी दिन बाद 1791 में जोनाथन डंकन ने इस्टेब्लिश किया था संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो 1791 में जोनाथन डंकन, संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी। नेक्स्ट इज हु फाउंडेड द फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी। तो ये हो जाएगा जोनाथन डंकन, 1791। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलेस्ली established the Fort William College at Calcutta because option number A is he was asked by board of directors at London to do so। मतलब ऐसा कहा गया था उनसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा था लंदन में। दूसरा कि ही वांटेड टू रिव्यू इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। तो इंडिया वाले क्या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं ये जानने के लिए, ये इंटरेस्ट के लिए इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। सी इज़ ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएट्स विद एम्प्लॉयमेंट, कि ये कोई पर्सन का नाम है, ये एम्प्लॉयमेंट देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक पूरा कॉलेज इस्टेब्लिश कर दिया। देन डी इज़ ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ सिखाने के लिए इन्होंने अपना एक कॉलेज इस्टेब्लिश। तो बेसिकली यही आंसर है, बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिशर्स काफ़ी रहने लग गए थे इंडिया में आके। अब इंडिया में आके वो रह रहे हैं तो इनको एजुकेशन तो चाहिए, इनको कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ तरीके सीखने पड़ेंगे, कुछ नीति सीखनी पड़ेगी, इसलिए इनको ट्रेन किया जाता था ब्रिटिश सिविलियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए इन इंडिया। तो इनकी पढ़ाई इंडिया में आके ना रुके, इसलिए इन्होंने यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज का इस्टेब्लिश किया कलकत्ता में। ठीक है, जो कि 1800 में इस्टेब्लिश किया गया था, 1800 में इन कलकत्ता बाय वेलेस्ली। और डेट भी इम्पोर्टेंट है 10 जुलाई, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ही हम देख सकते हैं इसी पे बेस्ड है। तो 10 जुलाई 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है इट वॉज फाउंडेड ऑन 10 जून 1800 AD विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कलकत्ता। Next is the main purpose of establishing this college was to teach Indian language to British officers। तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये हमने देखा 10 जून नहीं है, जुलाई है, तो डेट यहाँ पे गलत दी हुई है। हाँ, यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिखाने के लिए ब्रिटिशर्स को थोड़ा बहुत सा इंडियन लैंग्वेज के भी ज्ञान होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे इनको इंडियन लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग दी जाती थी, थोड़ा बहुत सा ट्रेनिंग दिया जाता था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अगर हमें करेक्ट आंसर बताना है तो ओनली सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, इसमें से कौन सा पेयर जो है वो सही है। तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट के नाम दिए हुए हैं, फाउंडर के नाम दिए हुए हैं। संस्कृत कॉलेज एट बनारस, विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स जो थे उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी बंगाल में। विलियम जोन्स ने ये नहीं बनाया था संस्कृत कॉलेज, ये जोनाथन डंकन ने बनाया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
देन कलकत्ता का मदरसा वॉरेन हेस्टिंग, ये सही है, वॉरेन हेस्टिंग ने ही बनवाया था कलकत्ता में मदरसा। देन फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली, तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो वेलेस्ली ने तो बनवाया था, लेकिन आर्थर नहीं थे, वो थे R.C. वेलेस्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। तो संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस वॉज फाउंडेड बाय जोनाथन डंकन, ये 1791 की बात है, 1791। वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा स्टार्ट किया था 1780 में, और फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो रिचर्ड चोल वेलेस्ली जो थे इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ना हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी एट पेरिस, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइकल मधुसूदन दत्ता या दत्त। Next question is, who among the following Englishmen first translated भगवद गीता into English? तो भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following was the first to translate कालिदास की फेमस वर्क शकुंतला into English? तो शकुंतला को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था सर विलियम जोन्स ने। Now next is the main reason for British government to spread modern education in India during the pre-independence period। ठीक है, तो मॉडर्न एजुकेशन क्यों देना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो पहला है द नीड फॉर एजुकेटेड इंडियंस इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, टू प्रोमोट इंडियन कल्चर, to modernize the Indian people so that they could share their political responsibility, none of the above। तो यहाँ पे ये इंडियंस को इसलिए एजुकेट करते थे ताकि माइनर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो दी जा सके। ठीक है, छोटी मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जैसे ट्रांसलेटर या फिर इस तरह की जो पोस्ट है छोटी लेवल की, वो पोस्ट दी जा सके, इसलिए इनको एजुकेट किया जाता था। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। Next is, which of the following led to the introduction of English education in India? तो यहाँ पे है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। और ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कॉन्ट्रोवर्सीज, ठीक है, कि इंडियन एजुकेशन में होना चाहिए कि इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए, इस तरह की ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज थी ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो द ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्ट आया था 1813 में, जिसे चार्टर एक्ट भी कहा गया था, इसमें ये कहा गया कि एक बजट में अलॉट किया गया 1 लाख रुपए टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडियन मासेस, मतलब इंडिया के जो लोग थे उनके बीच में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ऑल्सो कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी भेजा गया था ताकि वो अपने इंग्लिश को और अपने रिलीजन को प्रीच कर सकें। ठीक है, और क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो थी उन्होंने कुछ स्कूल्स भी ओपन किए थे यहाँ पे। फिर 1823 में, इसके 10 साल बाद, 1813 के 10 साल बाद 1823 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल अपॉइंटेड अ जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये एक काउंसिल को अपॉइंट किया गया और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टू विच हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रांट 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन। ठीक है, अब इस कमेटी के 10 मेंबर थे जिसमें एक लॉर्ड मकाले भी थे एज अ प्रेसिडेंट। Interestingly, during this time, there was a rapid change in attitude towards composition of English education, mainly due to missionaries and political influence of English language। तो basically इन लोगों का मानना ये था कि English language में ही जो basis होना चाहिए इंडियन लोगों की पढ़ाई का, वो English में होना चाहिए। बट यहाँ पर जो 10 मेंबर्स के जो कमिटी थी, इसमें से 5 लोग चाहते थे जो 5
थे जो सपोर्टर थे इंग्लिश लैंग्वेज के, और बाकी के जो 5 लोग थे वो चाहते थे कि क्लासिक लैंग्वेज या फिर जो मतलब यहाँ पे बोलचाल की, आम बोलचाल की जो भाषा है वो होना चाहिए था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंडियंस को पढ़ाने का वो मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक फेमस कन्फ्लिक्ट है बिटवीन जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग, इंग्लिश को प्रेफर करने वाले लोग थे, और जो लोकल लैंग्वेज को प्रेफर करने वाले लोग थे। उसके बाद फाइनली जो प्रेसिडेंट थे लॉर्ड मैकाले, उनका ओपिनियन यही था कि इंग्लिश सिस्टम होना चाहिए। इस तरह से ही पूरा सिस्टम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ग्रांटेड 1 लाख फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये था चार्टर एक्ट 1813। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके 10 साल बाद एक पब्लिक कमेटी बनती है जिसका नाम था, ये कमेटी का नाम याद रखिए, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 10 साल बाद बनती है, जो कि डिसाइड करता है कि एजुकेशन जो है वो कौन से लैंग्वेज में होनी चाहिए। इसके मेंबर थे, इंपॉर्टेंट मेंबर, लॉर्ड मैकाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, और ये बेसिकली 1853 में ये आया था, ठीक है। ये भी एक एक्ट के थ्रू ही आया था, चार्टर एक्ट के थ्रू, और इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं इनकी रिकमेंडेशन, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप होना चाहिए हर प्रोविंस में, ठीक। यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए लंदन यूनिवर्सिटीज़ जैसी, और ये यूनिवर्सिटीज़ 3 बड़े शहरों में बनेगी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। फिर इवन प्राइवेट स्कूलों को भी ग्रांट मिलनी चाहिए। इन्होंने ये कहा जो इंडियन नेटिव्स हैं, जो आम लोग हैं, उनको आम बोलचाल की भाषा में ही ट्रेन करना चाहिए, ठीक है, ताकि उनको वो ट्रेनिंग समझ में आए। तो वो पढ़ाई का जो इनके हिसाब से जो पढ़ाई का लेवल होना चाहिए वो आम बोलचाल की भाषा में होना चाहिए। नेक्स्ट था द प्रोविज़न वाज मेड फॉर अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन, कि एक प्राइमरी लेवल होगा, उसके बाद फिर सेकेंडरी आएगा, फिर फाइनली यूनिवर्सिटी लेवल आएगा। इस तरह का एक पैटर्न होना चाहिए, सिस्टमैटिक एजुकेशन होना चाहिए। और इन्होंने वुमेंस की पढ़ाई के लिए भी सपोर्ट किया। तो ये चार्ल्स वुड्स डिस्पैच जो था 1853 का, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1853, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुमेन की एजुकेशन के लिए किस कमिटी ने सपोर्ट किया था, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है। पहले तो ग्रांट्स इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, कि किसी को स्कूल सेटअप करना है या प्राइवेट स्कूल सेटअप करना, गवर्नमेंट स्कूल सेटअप करना है, तो ये लोग ग्रांट देंगे, अपनी तरफ से कुछ उसमें पैसे देंगे, योगदान करेंगे। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वाज रिकमेंडेड। तो हाँ, 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी, एक बॉम्बे में, एक कलकत्ता में और एक मद्रास में, ठीक है। 3 यूनिवर्सिटीज़ सेटअप की गई थी। फिर थर्ड है ये इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रेकमेंडेड। तो अभी हमने पढ़ा कि सिर्फ इंग्लिश को नहीं, इन लोगों ने कहा कि आम बोलचाल की जो भाषा है वो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी, तो ट्रेनिंग के पर्पस के लिए आप मदर टंग का यूज़ करिए, ठीक है, मातृभाषा का यूज़ करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the Hunter Commission report, special emphasis was laid on the development of। तो हंटर कमीशन जो था वो था तो एजुकेशन से रिलेटेड, बट यहाँ इसमें पूछा है गर्ल्स एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्राइमरी या टेक्निकल। तो ये हो जाएगा प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था। ओके, सो नेक्स्ट इज जो हंटर कमीशन था ये फाउंड हुआ था 1882 में। W हंटर नाम के पर्सन जो थे वो इसके हेड थे, और ये बेसिकली रिकमेंड करता है प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, और इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय की बात है ये सब। और इन्होंने भी रिकमेंड किया कि वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए इन सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, और फीमेल एजुकेशन पे भी हमें फोकस करना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कुछ ऐसी ट्रेनिंग जिससे थोड़ा जॉब ओरिएंटेड हो सके लोग, ठीक है, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए इन लोगों को। नेक्स्ट है हु
have appointed first Indian Education Commission and in which year? तो first Indian Education Commission, Indian Education Commission, तो अभी हमने पढ़ा कि W हंटर के लीडरशिप में एक हंटर कमीशन बनाया गया, हंटर कमीशन, और ये बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड था और ये 1882 में बनाया गया था। तो लॉर्ड रिपन 1882, ठीक है। हंटर कमीशन के ईयर से भी आप इस क्वेश्चन को लिंक कर सकते हैं, 1882 में हंटर कमीशन आया था, तो इसलिए 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो थी वो 15 अगस्त और 1906 में इस्टेब्लिश की गई, ठीक है। और ये रंगपुर बंगाल में इसको इस्टेब्लिश किया गया। रंगपुर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ऑल्सो अगर हम लोग देखें तो ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने फाउंड किया बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल नेशनल स्कूल, ये भी 15 अगस्त 1906 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू? तो सैडलर कमीशन जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सैडलर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें 1917 की बात है, ये 1917 की बात है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया एक कमीशन जो कि स्टडी रिपोर्ट सबमिट करेगा ऑन दी प्रॉब्लम्स जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ चल रही है। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे वीसी सैडलर जो थे, एमई सैडलर, ये थे। इसमें 2 इंडियन मेंबर्स थे, सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद, ठीक है। ये जो है यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में था। और ये जो कमेटी बनी थी, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में जो आया था, और इन्होंने रिपोर्ट किया दैट देयर इज़ नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी हेड में, जिसके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस हुआ करते थे। तो इन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है इन लोगों के बीच में, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इस तरह की रिपोर्ट दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन? तो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन जो थी वो 1917 में फॉर्म की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉर्ड मैकाले वॉज रिलेटेड टू? तो ये रिलेटेड हैं इंग्लिश एजुकेशन से, ठीक है। ही वॉज रिलेटेड टू इंग्लिश एजुकेशन। ऑल्सो ये जो थे, ये लॉर्ड मैकाले, इनको अपॉइंट किसने किया था? तो इनको अपॉइंट किया था विलियम बेंटिक ने, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन आया 1835 में, 1835 में, कि इंग्लिश को ही एज ए ऑफिशियल और लिटरली लैंग्वेज बना दी जाए इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग इंडियाज़ कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन वॉज रिलेटेड टू? तो डाउनवर्ड फिल्टरेशन का मतलब ये था कि जो बड़े लेवल के लोग हैं, रिच पीपल हैं, और जो डायरेक्ट इंग्लिश मैन के को कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो रिच सोसाइटी जो है, जो कि काफ़ी कम है, इसके बाद इनके कुछ सर्वेंट्स आएंगे, सबॉर्डिनेट्स आएंगे, उसके बाद बाकी और इनसे रिलेटेड और लोअर तबके के लोग आएंगे। तो इनकी नॉलेज जो है वो धीरे धीरे लोगों तक नीचे पहुंचती रहेगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ये लोग सिखाते रहेंगे जो नीचे के पुअर लोग हैं, लो क्लास लोग हैं। तो इसलिए ये जो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी है, ये एजुकेशन के लिए ये लोगों ने कंसीडर किया था। नेक्स्ट इज द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्टरेशन थ्योरी इन इंडिया वाज मैकाले, ठीक है। तो इसका जो इस थ्योरी को फाउंड करने वाले जो थे वो थे मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाय? तो ये हो जाएगा आंसर मैकाले मिनट्स ऑफ 1835। मैकाले मिनट्स ऑफ 1835 जो था, उसने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का
फाउंडेशन रखा था इंडिया में। चार्टर एक्ट 1813 में बस इतना था कि इन्होंने एक ग्रांट दे दिया 1,00,000 रुपए का, और 1,00,000 रुपए का ग्रांट दे दिया कि मिशनरीज़ जो हैं वो अपनी क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने आए और साथ ही इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर इसके बाद एक कमेटी बनी 1823 में, पब्लिक कमेटी नाम से, तो इनका भी एक रिव्यू करने का काम था। बट जो एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की जो फाउंडेशन रखी थी वो मैकाले मिनट्स ने रखी थी 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हुज रेन वॉज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक जो थे, इन्होंने ही एक चेयरपर्सन को बनाया लॉर्ड मैकाले और एक कमेटी बनाई और उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1857 में, 1857, ठीक है। तो 1857 को हम लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं, एक तो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, और ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो सेटअप की गई थी। और ये सेटअप की किस लिए गई थी, क्योंकि चार्ल्स वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, उसके बाद 3 साल इनको बनने में 3 साल बनने में लगा और ये यूनिवर्सिटीज़ फाइनली ओपन हो गई 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन मुंबई was a result of efforts of D.K. कार्वे। तो करेक्ट आंसर इज D.K. कार्वे, ठीक है। इन्होंने एक विडो होम भी शुरू किया था पूना में 1896 में, और विडो रीमैरिज के भी ये पक्ष में रहे थे। उसके बाद इन्होंने इंडिया का पहला वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे में खोला था 1916 में, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के 3 मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स, जिसमें से एक बाल गंगाधर तिलक थे, बाकी मेंबर्स थे गोपाल गणेश अगरकर, तो जी अगरकर, और वामन शिवराम आप्टे और महादेव बालल नाम जोशी। ओके, ये सब लोगों ने मिलके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट। इनमें से सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखा है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो यहाँ पे हिंदू कॉलेज जो है कलकत्ता का, वो सबसे पहले जो था वो सबसे पहले उसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो ग्रेटेस्ट इनिशियल प्रमोटर थे और इन्होंने ही हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता की स्थापना की थी डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर 1817 में। तो 1817 में इस्टेब्लिश हुआ था। मयो कॉलेज जो था अजमेर में इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1875। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ये 1875 में हुआ था, ये भी 1875। 1875 में हो गया हमारा अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी, और मयो कॉलेज अजमेर का 1875। दिल्ली कॉलेज जो था वो 1824 में था, 1824 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो ये हो जाएगा 1875। Next question is, in collaboration with David Harre and Alexander Duff, who of the following established Hindu College at Calcutta? तो डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ के साथ राजा राम मोहन रॉय ने मिलकर पहला हिंदू कॉलेज जो था कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड विगरसली एडवोकेटेड फॉर रिलीजियस एजुकेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो रिलीजियस एजुकेशन कि धर्म के बारे में भी कुछ शिक्षा होनी चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, इसकी एडवोकेसी किसने की थी? सो ऑप्शन इज बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। तो करेक्ट आंसर इज मदन मोहन मालवीय। इन्होंने कहा था कि धर्म की शिक्षा भी इंक्लूडेड होनी चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की
बनारस में, वाराणसी 1916 में, 1916 में इस्टेब्लिश किया था और ये यहाँ के वाइस चांसलर भी रहे थे। इन्होंने कुछ किताबें और कुछ पब्लिकेशन जो थी वो भी निकाली थी, जैसे हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा और किसान। नेक्स्ट इज हु वॉज द फॉलोइंग, सॉरी ये गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये 4 फरवरी 1916 में इसकी नींव रखी गई थी और ये बसंत पंचमी का दिन था जब इसकी नींव रखी गई। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी को सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, ठीक है। तो इसको पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने का दर्जा मिला था 1916 में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग एजुकेशन तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे प्रेस के बारे में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।